हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा उच्च न्यायालय। ठीक है, जो लोग आज छुट्टी पर थे, किसी कारण से नहीं आ पाए, तो उनके लिए क्लास है। यहाँ से जो है वो हाई कोर्ट को पढ़ सकते हैं, उच्च न्यायालय के जो हमने आज बताया था उसके बारे में पढ़ सकते हैं और यहीं से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अनुच्छेद 214 से, आर्टिकल 214 से। और इससे पहले कि हम सभी संविधान के अनुच्छेदों को जो है पढ़ चुके हैं, आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं विद थ्योरेटिकल। ठीक है ना, तो आज हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 214 से। ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे, जितने भी आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को लेकर इंपॉर्टेंट है उनको सबको इस वीडियो में करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको प्रावधान बताने का प्रयास करेंगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 214 की। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। यहाँ से ध्यान से बात को सुनना। ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। उसका प्रावधान भी हम 231 अनुच्छेद में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में उसको लेकर आएंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे किस प्रकार से कितने उच्च न्यायालय और कैसे कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल यहाँ से समझते हैं अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 215 अनुच्छेद की बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है 214 से ऑब्जेक्टिव में। अगर हम आर्टिकल 215 की बात करें तो आर्टिकल 215 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने रिकॉर्ड रखेगा। ये जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी कि अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि जो इनके जजमेंट होते हैं वो उनको संभाल कर रखेगा, उनका एक रिकॉर्ड बनाएगा, आने वाले समय के लिए काम आ सके। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, हम बात करते हैं आज आर्टिकल 216 की। ठीक है, अनुच्छेद 216 14 के बाद अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों के गठन की प्रावधान या उनकी परिभाषा को जो है परिभाषित किया गया है। तो अगर हम बात करें उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होगा, जैसे हमने विधानमंडल के बारे में पढ़ा, विधानमंडल का प्रावधान है प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, एक सदनात्मक होगा, द्विसदनात्मक होगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो किस प्रकार हाईकोर्ट गठित होगी, किस प्रकार बनेगी, गठन कैसे होगा, तो अनुच्छेद 216। तो इसमें कहा गया है, सिंपल सा ध्यान रखना कि जो हाईकोर्ट होगा वो एक उच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधीशों एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। एक उच्च न्यायालय जो है एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अब यहां से हमें एक चीज तो समझ आ गई कि एक न्यायाधीश की बात हो रही है, मतलब एक मेंबर है। अब ये अन्य न्यायाधीश जो है ये कौन है, अन्य न्यायाधीश कितने न्यायाधीश अन्य हो सकते हैं, 1, 10, 15, 20, 50, 100 कैसे हो सकते हैं। तो यहां से आपने ध्यान रखना है, किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। यानी कि किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, इसको कौन डिसाइड करेगा, तो इसको राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राष्ट्रपति की ये पावर है, शक्ति है कि वो उनको कितना रखे, वो जनसंख्या के आधार पर या राज्य के आधार पर, जिस प्रकार से राज्य है उसके आधार पर जो है वो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बन रही है, एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, ठीक है, और अन्य न्यायाधीश जो है वो उनसे मिलकर जो है उच्च न्यायालय का गठन होता है। और इनकी संख्या किस पर निर्धारित है, यानी कि इनकी संख्या को निर्धारित करता है राष्ट्रपति। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें, यानी कि नियुक्ति कौन करेगा, पद की शर्तें क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं क्या चाहिए होती है, उन सबके बारे में बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, योग्य नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति खुद से नहीं करता, कर भी सकता है, लेकिन वो संबंधित राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या लेगा, सलाह लेगा, परामर्श लेगा उनसे। तो पूछ सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसका परामर्श लिया जाता है, तो जिस उच्च न्यायालय की बात हो रही है उस संबंधित राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जो होगा उस समय वर्तमान में, उसकी जो है सलाह ली जाएगी। और नियुक्ति करेगा कौन, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट, कार्यकाल इनका 62 ईयर्स का होता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 62 वर्ष का होता है। उसके बाद इस्तीफा, ये इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटना चाहे या रिजाइन करना चाहे तो वो अपना इस्तीफा हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद एक यहाँ से आता है निष्कासन और पद से हटाना। यानी कि देखो ध्यान से, अब तक हमने दो कंडीशन देखी है कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हट रहे हैं तो एक दो कारण है। एक तो ये कि वो उनकी आयु 62 वर्ष की हो जाए, ठीक है ना। दूसरा, वो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दें अपने पद की जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले, ठीक है ना। और तीसरा है कि उनको पद से हटा दिया जाए।
तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का वही प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान है। यानी कि जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। वही प्रक्रिया सेम यहाँ है, वही प्रक्रिया सेम वहां है। ये आप इससे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। योग्यता, भारत का नागरिक हो। नंबर 1, 3 चीजें यहाँ से आपने याद रखनी है। भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता वकालत की हो, अधिवक्ता रहा हो, और या 10 सालों तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो और उसका अनुभव उसको हो। यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत का नागरिक हो, 10 साल तक लगातार वकालत की हो किसी उच्च न्यायालय में, और किसी न्यायिक पद पर 10 सालों तक रहा हो या 10 साल का अनुभव हो। तो ये सब कंडीशंस जो है किसके लिए है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 218। अनुच्छेद 218 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने यहाँ से याद रखना है। क्या है इसमें? इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रावधान हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय पर भी लागू होंगे। जैसे अभी हमने बात की कि इनको पद से हटाने का वही प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान है। तो इसमें 18 में यही कहा गया है, 218 में, कि कुछ प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 219 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप याद रखना, और ये पेपर में आने वाला भी है, ठीक है। अगर ये कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 219 में है। और इनको शपथ कौन दिलवाता है, किसके समक्ष ये शपथ लेते हैं? तो राज्यपाल के समक्ष ये जो है अपने पद की और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ध्यान से बात को सुनना। देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, इस्तीफा भी राष्ट्रपति को दे रहे हैं, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल जो है इनको शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का। यहाँ से कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसको राष्ट्रपति ही कई बार टिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 220 की, ठीक है। 220 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति, ध्यान से बात को सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति जिसने जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर जज मतलब न्यायाधीश हो रहा है, न्यायाधीश के पद पर रहा है, तो वो भारत के किसी भी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 221 में। 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का प्रावधान है। किसका? वेतन और भत्तों का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए प्रति माह और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपए प्रति माह और भत्ते वगैरह मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 में कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में उसका ट्रांसफर कर सकता है, और ये ट्रांसफर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है मुख्य, तो उसके जगह जो है एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, उसको बिठाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 223 में कहा गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हाईकोर्ट में, ठीक है। और अनुच्छेद 226 सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। तो उम्मीद है आप सबको ये जो है आज की क्लास समझ में आई होगी। जो लोग छुट्टी पर थे वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं इसकी सिंगल लाइन करके, और जो है इसको नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।